हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल जीके एजुकॉट चैनल में आप सबका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। ये मेरी इंग्लिश ग्रामर सीरीज का 6th वीडियो है जिसमें हम सिंटैक्स को कवर कर रहे हैं। अभी तक हम सिंटैक्स के ऊपर 5 वीडियो बना चुके हैं जिनका लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसमें हम 56 रूल्स अब तक कवर कर चुके हैं। आज हम शुरू करेंगे रूल नंबर 57 और आज की वीडियो में हम सिंटैक्स को कवर कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं सिंटैक्स पार्ट 6। रूल नंबर 57 जिसमें बताया गया है सीजर्स, ट्राउजर्स, पजामाज, टोंग्स, पैंट्स, स्पेक्टेकल्स, ग्लासेस एक्सेट्रा इनका प्रयोग प्लूरल नाउन के रूप में होता है क्योंकि इनके 2 भाग होते हैं। मतलब ये जितने शब्द दिए गए हैं सीजर्स, पजामाज, टोंग्स, पैंट्स, इन सब ऑब्जेक्ट के अंदर 2 पार्ट्स होते हैं, इसलिए इनको प्लूरल माना जाता है और इसमें हम प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। एग्जाम्पल समझते हैं। हिज स्पेक्टेकल्स हैज़ बीन फ्रेम्ड, तो स्पेक्टेकल्स प्लूरल नाउन है इसलिए हैव बीन प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया गया है। लेकिन ए पेयर का प्रयोग उपरोक्त प्लूरल नाउन से पहले हो तो इसे सिंगुलर माना जाता है तथा इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। अगर ए पेयर हम ऊपर दिए गए शब्दों के साथ जोड़ देते हैं, लगा देते हैं, फिर इसको सिंगुलर नाउन माना जाता है और इसमें हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल में दिया गया ए पेयर ऑफ ट्राउजर्स आर न्यू, ये होगा गलत, राइट होगा ए पेयर ऑफ ट्राउजर्स इज न्यू। रूल नंबर 58 जिसमें बताया गया है द फॉलोइंग, द अंडरसाइंड, द फॉर्मर, द लेटर का प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में हो। ये जो 4 शब्द दिए गए हैं यहाँ पर, द फॉलोइंग, द अंडरसाइंड, द फॉर्मर, द लेटर का प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में हो तो इसके बाद या इससे पहले जिसके लिए इन शब्दों का प्रयोग हुआ है, इन 4 शब्दों का प्रयोग जिन शब्द के लिए हुआ है उसके मुताबिक ही वर्ब का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल समझिए। द फॉलोइंग इज द वेदर रिपोर्ट, तो द फॉलोइंग किसके लिए यूज की गई है? वेदर रिपोर्ट के लिए। वेदर रिपोर्ट से पहले द फॉलोइंग का यूज किया गया है। तो वेदर रिपोर्ट क्या सिंगुलर नाउन है, तो हम इसमें सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट है द फॉलोइंग आर द नेम्स ऑफ द स्टूडेंट्स, तो द फॉलोइंग किसके लिए यूज किया गया है? द स्टूडेंट्स के लिए। स्टूडेंट्स क्या बनता है? प्लूरल नाउन बनता है, इसलिए हम इसमें किसका यूज करेंगे? प्लूरल वर्ब का यूज किया जाएगा। नेक्स्ट है भावना, रीमा आर ब्यूटीफुल गर्ल्स बट द फॉर्मर इज मोर ब्यूटीफुल देन द लेटर, तो भावना एंड रीमा 2 ब्यूटीफुल गर्ल्स हैं लेकिन मोर ब्यूटीफुल द फॉर्मर मतलब भावना इज मोर ब्यूटीफुल देन द लेटर, जो बाद में बताई गई है रीमा से ज़्यादा ब्यूटीफुल है भावना। द फॉर्मर को सिंगुलर के रूप में यूज किया गया है इसलिए हम सिंगुलर वर्ब का यूज इसमें करेंगे। आगे बताया गया है कि ऊपर दिए गए एग्जाम्पल 1 में फॉलोइंग का प्रयोग वेदर रिपोर्ट के लिए हुआ है। जैसे कि मैंने समझाया था, वेदर रिपोर्ट क्या सिंगुलर होता है, इसके साथ द फॉलोइंग के साथ द सिंगुलर वर्ब का इज का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल 2 में द फॉलोइंग का प्रयोग जो है स्टूडेंट्स के लिए हुआ है। स्टूडेंट्स क्या प्लूरल होता है, इसलिए द फॉलोइंग के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया गया है। और थर्ड एग्जाम्पल में बताया गया द फॉर्मर का प्रयोग किसके लिए किया गया है? भावना के लिए, और द लेटर का यूज किसके लिए किया गया? रीमा के लिए। लेकिन हमें क्या चेक करना? द फॉर्मर। नेक्स्ट है रूल नंबर 59 जिसमें बताया गया है जिस नाउन के लिए एज फॉलोज, एज रिगार्ड्स, एज कंसर्न का प्रयोग होता है उसी नाउन के अनुसार वर्ब का प्रयोग किया जाता है। नाउन के अनुसार वर्ब का प्रयोग किया जाता है। हर डिटेल्स आर एज फॉलोज, जैसे इसमें बताया गया है कि हर डिटेल्स आर एज फॉलोज, तो यहाँ पर किसका यूज किया गया है? ऊपर जो शब्द दिया गया है एज फॉलोज का यूज यहाँ पर किया गया है। हर डिटेल्स क्या प्लूरल नाउन है, इसलिए प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया गया है। वैसे सेकंड एग्जांपल द ओल्ड रेट्स आर एज फॉलोज, द ओल्ड रेट्स जो कि प्लूरल नाउन है इसलिए इसमें किसका यूज किया गया है? प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया गया है। और साथ ही यहाँ पर एक नोट दिया गया है जिसमें बताया गया कि एज फॉलो, एज रिगार्ड, एज कंसर्न, जब हम इन शब्दों का यूज करते हैं तो इसके साथ हम एस लगाते हैं। बिना एस के हम इसको लिख नहीं सकते, वो गलत हो जाएगा, राइट रहेगा एज फॉलोज, एज रिगार्ड्स, एज कंसर्न्स। नाउन के साथ अपोस्ट्रोफ या फिर अपोस्ट्रोफ के साथ एस जुड़ा हो। अपोस्ट्रोफ क्या होता है? ये जो मार्क होता है इसको अपोस्ट्रोफ कहा जाता है। अगर ये सिंगल आता है या फिर इसके साथ एस के साथ आता है, नाउन के बाद ये लगा रहता है और उसके बाद फिर नाउन का यूज किया गया है, या फिर यहाँ पे एक फॉर्मेट बताया गया है नाउन प्लस एपोस्ट्रोफ, अपोस्ट्रोफ और उसके साथ एस जोड़ दिया जाता है, या उसके बाद फिर नाउन जोड़ दिया जाता है। इस तरह से कोई सेंटेंस बनता है और इस पूरे फॉर्मेट को सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में यूज किया जाता है। सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में यूज किया जाता है। तो लास्ट नाउन जो है, जो बाद का नाउन है, सेकंड नाउन जो है, उसके अनुसार जो है वर्ब का यूज किया जाएगा। एग्जाम्पल देखिए, राम्स बुक इज रेड,
तो राम फर्स्ट नाउन है, उसके साथ अपोस्ट्रोफ के साथ एस जोड़ दिया, उसके बाद बुक लगाया, तो बुक जो है लास्ट नाउन है, इसके अकॉर्डिंग वर्ब का यूज किया जाएगा। तो बुक क्या है, सिंगुलर नाउन है, इसलिए इसमें हम सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। बाकी का एग्जाम्पल भी आप देख सकते हैं। रूल नंबर 61 में समझिए, द ए या फिर उसके साथ नाउन जोड़ा जाता है, उसके बाद फिर ऑफ आता है, उसके बाद फिर नाउन आता है और फिर आता है प्रीपोजिशन और उसके बाद आ जाता है नाउन। तो इसमें 3 नाउन का यूज किया गया है और ये एक फॉर्मेट बताया गया है। इस फॉर्मेट को आप याद रख सकते हैं। द के बाद नाउन जुड़ा है, फिर ऑफ के बाद फिर नाउन है, प्रीपोजिशन लगाकर फिर नाउन का यूज किया गया है। इस तरह से सेंटेंस जो बनाया जाता है उसमें इस फॉर्मेट का यूज सब्जेक्ट के रूप में जब किया जाता है, जो फर्स्ट नाउन है उसके अकॉर्डिंग वर्ब का यूज किया जाएगा। ऊपर हमने लास्ट नाउन के अकॉर्डिंग वर्ब का यूज किया था रूल नंबर 60 में, लेकिन रूल नंबर 61 में अगर 3 नाउन मिलते हैं, जो फर्स्ट नाउन है उसके अकॉर्डिंग वर्ब का यूज किया जाएगा। एग्जाम्पल से देखिए, द बॉयज ऑफ ऑल द कॉलेज ऑफ बिहार आर केयरलेस। तो बॉयज, कॉलेज और बिहार, यहाँ पर 3 नाउन है और इनको किस फॉर्मेट से जोड़ा गया है, द, फिर प्रीपोजिशन का यूज और फिर लास्ट में फिर प्रीपोजिशन का यूज। तो फर्स्ट नाउन जो है द बॉयज, वो है प्लूरल नाउन, उसके अकॉर्डिंग ही प्लूरल वर्ब का यूज किया गया है। रूल नंबर 62, एडजेक्टिव के बाद एंड जुड़ाओ, एंड के बाद फिर एडजेक्टिव जुड़ाओ और उसके बाद फिर सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन हो। ये फॉर्मेट यहाँ पर बताया गया है, एडजेक्टिव प्लस एंड प्लस एडजेक्टिव प्लस सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन। इस तरह का जो फॉर्मेट है हम सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट के रूप में करते हैं, तो 2 डिफरेंट थिंग्स का बोध होता है, 2 अलग अलग बातों का यहाँ पता चलता है। तो इसे हमेशा क्या माना जाता है, प्लूरल माना जाता है। तो जब प्लूरल माना जाता है तो इसमें किसका यूज करेंगे, प्लूरल वर्ब का यूज किया जाएगा। एग्जाम्पल समझिए, सोशल एंड द पॉलिटिकल फ्रीडम आर नेसेसरी। तो सोशल एंड पॉलिटिकल 2 एडजेक्टिव यहाँ पर सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन यानी फ्रीडम के साथ जोड़े गए हैं, लेकिन इनको क्या माना जाता है, प्लूरल माना जाता है, इसलिए हम इसमें हम वर्ब की प्लूरल फॉर्म का यूज करेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल यहाँ पर देखिए, रूल नंबर 63 जिसमें बताया गया कि युद्ध का प्रयोग युवा अवस्था के अर्थ में होने पर इसे सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन माना जाता है और इसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है। जब हम युद्ध का प्रयोग युवा अवस्था के रूप में करते हैं, जब युद्ध का प्रयोग हम युवा अवस्था के रूप में करते हैं, तब हम इसमें किसका यूज करेंगे, सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। हिज यूथ वाज फुल ऑफ प्लेजर्स। तो हिज यूथ यानी उसकी युवा अवस्था जो है खुशी से भरी हुई थी, तो किसका यूज किया जाएगा, वाज का। नेक्स्ट यहाँ पर समझिए, अगर युद्ध का प्रयोग जो है युवक के रूप में होता है, जब युवक के रूप में इसका यूज किया जाता है, युद्ध का मीनिंग हम युवक मानते हैं, युवा अवस्था नहीं मानते, तब इसे काउंटेबल नाउन माना जाता है, यानी ये सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है। तो उसके अकॉर्डिंग हम सिंगुलर और प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। ए यूथ वाज प्लेइंग इन द प्लेग्राउंड। एक युवक प्लेग्राउंड में खेल रहा था। तो यूथ को यहाँ पर सिंगुलर काउंटेबल नाउन माना गया है, इसलिए इसमें सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाएगा। 2 यूथ्स वर प्लेइंग इन प्लेग्राउंड। तो 2 युवक जो है प्लेग्राउंड में खेल रहे थे, तो इसमें 2 यूथ्स यानी कि 2 युवकों का प्रयोग किया गया है, इसलिए प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। रूल नंबर 64। तो रूल नंबर 64 में बताया गया है, अगर वर्ड से कोई वाक्य या कोई सेंटेंस स्टार्ट होता है और क्लोज का प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में है, यानी कि एक सेंटेंस दिया गया है जो वर्ड से स्टार्ट हो, उसका प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में है, यानी कि क्लोज बनाया गया है, तो उसमें सिंगुलर वर्ब डाला जाता है, सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है। एग्जाम्पल देखिए, व्हाट आई वांट टू बाई इज ए मोटरसाइकिल। जो मैं खरीदना चाहता हूँ, तो व्हाट आई वांट टू बाई ये क्लोज है, इसके साथ जो है वर्ड से ये वाक्य स्टार्ट हुआ है और ये क्लोज है, तो जो मैं खरीदना चाहता हूँ वो है मोटरसाइकिल, तो इज का प्रयोग यहाँ पर किया जाएगा, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। वैसे थर्ड एग्जाम्पल में, व्हाट ही लाइक्स मोस्ट इज दिस बुक। तो जो सबसे ज़्यादा वह पसंद करता है वो ये बुक है। तो एक मीनिंग अगर हम यहाँ पर निकालते सेंटेंस का, तब भी हमें लगता है कि यहाँ पर सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाना चाहिए। व्हाट ही लाइक्स मोस्ट ये क्या क्लोज है और इसे सिंगुलर माना गया है, इसलिए इसमें सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। रूल नंबर 65, अगर वर्ड का प्रयोग डेट विच के रूप में हो, यानी वर्ड का जो मीनिंग निकलता है वो डेट विच या द थिंग विच के अर्थ में आता है, तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल देखिए, आई शैल नो नीड एनी मोर ब्रेड, व्हाट आई हैव इज क्वाइट सफिशेंट। मुझे और ज़्यादा ब्रेड की ज़रूरत नहीं है, जो मेरे पास है वो सफिशेंट है, काफ़ी है। तो इसमें किसका यूज किया गया है, सिंगुलर वर्ब का।
रूल नंबर 66, वट का प्रयोग दोज विच और द थिंग विच के अर्थ में होता है तो इसे प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। जब वट का प्रयोग हम किसी सेंटेंस के अंदर इस मीनिंग के रूप में करते हैं, किस मीनिंग में, दोज विच जिनके लिए, द थिंग विच जिस वस्तु के लिए, तो इसे प्लूरल वर्ब माना जाता है, इसे प्लूरल माना जाता है, प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल देखिए, ही नीड नॉट गेट एनी मोर बुक्स, वट ही हैज़ आर क्वाइट सफिशेंट। उसको और ज़्यादा पुस्तकें खरीदने की ज़रूरत नहीं है, उसके पास जो है वो सफिशेंट है। तो एक मीनिंग से हमें पता चलता है कि यहाँ पर प्लूरल शब्दों का प्रयोग किया गया है, इसलिए इसमें हम प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे, आर का यूज किया जाएगा। नेक्स्ट रूल नंबर 67 में यहाँ पर कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, जैसे कि हार्डली, स्कार्सली, रेयरली, सेल्डम, नेवर। जब कोई सेंटेंस इन शब्दों से स्टार्ट होता है तो इसमें इन्वर्सन का प्रयोग किया जाता है। इन्वर्सन का अर्थ है कि इन शब्दों के बाद जो है वर्ब की फॉर्म का यूज किया जाएगा, ना कि सब्जेक्ट का। सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट आएगा वर्ब की फॉर्म के बाद, तो इसे इन्वर्सन बोला जाता है। तो इसमें जो वर्ब की फॉर्म यूज की जाएगी, वर्ब के बाद जो सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग की जाएगी। हार्डली डज ही गो टू स्कूल, तो मुश्किल से वह स्कूल जा पाता है। तो हार्डली यहाँ पर पहले यूज किया गया है, उसके बाद वर्ब की फॉर्म यूज की गई है, उसके बाद सब्जेक्ट को यूज किया गया है, तो ये इन्वर्सन हो गया। वैसे नॉर्मली सब्जेक्ट पहले आता है, वर्ब बाद में आता है, लेकिन यहाँ पे वर्ब सब्जेक्ट से पहले यूज किया गया है। रूल नंबर 68, यदि दो वर्ब नॉट ओनली और बट आल्सो से जुड़कर प्रयुक्त होते हैं और नॉट ओनली से सेंटेंस स्टार्ट होता है तो इसके बाद इन्वर्सन का प्रयोग किया जाता है, यानी वर्ब जो है सब्जेक्ट से पहले आती है। नॉट ओनली के बाद जो वर्ब का प्रयोग किया जाता है वो सब्जेक्ट के अनुसार किया जाता है, जो कि वर्ब के बाद आती है। एग्जाम्पल देखिए, नॉट ओनली डज ही रीड बट ही आल्सो राइट्स। तो नॉट ओनली और बट आल्सो का यहाँ पर यूज किया गया है। नॉट ओनली से वाक्य स्टार्ट है, इसके बाद जो वर्ब की फॉर्म यूज की गई है, क्योंकि इसमें इन्वर्सन का प्रयोग किया जाता है। नॉट ओनली बट आल्सो में इन्वर्सन का यूज किया जाता है। तो सब्जेक्ट जो है वर्ब के बाद होगा, उसको हमें चेक करना होगा वो सिंगुलर है या प्लूरल है। अगर वो सिंगुलर है तो सिंगुलर फॉर्म का यहाँ पे यूज किया जाएगा। ही है, इसलिए डज का यूज किया गया है। नेक्स्ट है, नो सूनर से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस में भी इन्वर्सन का प्रयोग किया जाता है। जब कोई सेंटेंस जो है नो सूनर से स्टार्ट होता है तब भी इन्वर्सन का प्रयोग किया जाता है। और तो नो सूनर के बाद जो वर्ब यूज की जाएगी, उसके बाद जो सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग वर्ब की फॉर्म यूज की जाएगी। एग्जाम्पल देखिए, नो सूनर डज ही गो टू ऑफिस देन द टेलीफोन रिंग्स। तो नो सूनर के बाद क्या वर्ब की फॉर्म है, क्योंकि यहाँ पे भी इन्वर्सन का प्रयोग किया गया है। उसके बाद हम सब्जेक्ट चेक करेंगे, जो कि ही है, वो है सिंगुलर सब्जेक्ट, इसलिए इसमें सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। नेक्स्ट है रूल नंबर 70, जिसमें बताया गया है कि मच, मच मोर, लिटल, लेस और मच लेस का प्रयोग जो है क्वांटिटी को रेफर करने के लिए यूज किया जाता है। तो मच, मच मोर, लिटल, लेस, मच लेस, इनका प्रयोग जो है सब्जेक्ट के रूप में है, तो इनको हम क्या मानते हैं, सिंगुलर मानते हैं, इसलिए सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल देखिए, मच मोर रिमेन्स टू बी डन। तो मच मोर क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए रिमेन्स यानी कि सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया गया है। रूल नंबर 71 में बताया गया है कि एज का प्रयोग जो है जितने के अर्थ में होता है, यानी कि एज का प्रयोग जो है, एज का मीनिंग जो है हम जितने के अर्थ में रखते हैं, यानी कुछ क्वांटिटी के बारे में बताते हैं, उसमें सब्जेक्ट लिखा नहीं होता बल्कि हाइड होता है, छिपा होता है, और उसको वो क्या होता है, दे। जितने मतलब दे, एज के साथ हम प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, देयर वर नॉट सो मैनी बुक्स एज वर नीडेड। तो एक्चुअल वाक्य क्या बन सकता था, देयर वर नॉट सो मैनी बुक्स एज दे वर नीडेड। तो यहाँ पर दे को हाइड किया गया है और इसे प्लूरल माना गया है, इसलिए इसमें प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। रूल नंबर 72 में बताया गया है कि एज का प्रयोग अगर जैसा कि के रूप में होता है, जैसा कि के अर्थ के रूप में होता है, इसमें जो है इट, इसमें इट जो है हाइड किया रहता है, इट छिपा हुआ होता है, तो हम इसमें सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। इट क्या होता है, सिंगुलर होता है, इसलिए सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल देखिए, देयर वर नॉट सो मैनी बुक्स एज वाज एक्सपेक्टेड। एक्चुअल वाक्य क्या बन सकता था, देयर वर नॉट सो मैनी बुक्स एज इट वाज एक्सपेक्टेड। तो इट का प्रयोग यहाँ पर माना गया है एज के साथ, इसलिए इसमें सिंगुलर वर्ब यानी वाज का प्रयोग किया गया है। रूल नंबर 73 में बताया गया है कि जब हम किसी वाक्य के अंदर, किसी सेंटेंस के अंदर देन का यूज करते हैं, तो देन के बाद जो सब्जेक्ट को हाइड कर दिया जाता है
और जब हम उस वाक्य का मीनिंग निकालते हैं, अर्थ निकालते हैं, हमें लगता है कि वहाँ पर दे या दोज का यूज किया हुआ है, तो हम वहाँ पर प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल देखिए, देयर वर मोर पेन्स देन वर नीडेड। एक्चुअल क्या बनता वाक्य, देयर वर मोर पेन्स देन दे वर नीडेड। तो यहाँ पर प्लूरल वर्ब यानी कि वर्ब का यूज किया गया है। रूल नंबर 74, देन के बाद जब सब्जेक्ट इट के रूप में छुपा रहता है, यानी देन का प्रयोग हम किसी सेंटेंस के अंदर करते हैं और हमें पता चलता है कि यहाँ पर इट का यूज किया गया है जो कि हाइड किया गया है, तब हम इट के साथ किसका यूज करेंगे, वर्ब की सिंगुलर फॉर्म का। एग्जाम्पल देखिए, देयर वर मोर डेथ्स देन वाज रिपोर्टेड। तो यहाँ पर इट को हाइड किया गया है, इसलिए यहाँ पर सिंगुलर वर्ब यानी वाज का यूज किया गया है। तो ये कुछ वाक्य हैं जिनके मीनिंग आपको समझने होंगे। जब आप सेंटेंस के मीनिंग समझ जाएंगे, वाक्य के अर्थ समझ जाएंगे, तो आप यहाँ पर वर्ब की फॉर्म को आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट है रूल नंबर 75, जिसमें बताया गया है कि यदि दो या दो से अधिक सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हो, यदि दो या फिर दो से ज़्यादा सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हो और फर्स्ट सिंगुलर नाउन या प्रत्येक सिंगुलर नाउन से पहले नो का प्रयोग किया गया है, तो इसे सिंगुलर माना जाता है। एग्जाम्पल समझिए, नो बॉय एंड नो गर्ल। तो यहाँ पर बॉय एंड गर्ल दो सिंगुलर नाउन है और इन दोनों से पहले किसका यूज किया गया है, नो का यूज किया गया है। तो नो बॉय एंड नो गर्ल्स, या फिर फर्स्ट नाउन से पहले नो का यूज किया जाता है, जैसे कि नो बॉय एंड गर्ल। तो इस पूरे क्लोज को क्या माना जाता है, सिंगुलर माना जाता है, इसलिए इसमें सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, पेन का प्रयोग सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के रूप में शारीरिक कष्ट, दर्द, क्लेश, बॉडी सफरिंग, एक मेंटल डिस्ट्रेस के रूप में होता है, तो इसे सिंगुलर माना जाता है और सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। ध्यान से समझिए, अगर हम किस सेंटेंस के अंदर पेन का यूज करते हैं और इसे सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के रूप में लिया जाता है, इसका अर्थ सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के रूप में लिया जाता है, और वहाँ पर पेन का मीनिंग क्या निकल कर आता है, शारीरिक कष्ट, दर्द या क्लेश, जिसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है बॉडली सफरिंग, एक मेंटल डिस्ट्रेस। तो हम यहाँ पर इनको सिंगुलर मानते हैं और सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल बताया गया, योर पेन इज अनबेरेबल। तो यहाँ पर योर पेन क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट माना गया है और इसलिए सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया गया है। कि पेन्स का प्रयोग प्लूरल नाउन के रूप में करते हैं, जब हम पेन के साथ एस जोड़ देते हैं उसका प्रयोग हम प्लूरल नाउन के रूप में, जैसे कि तकलीफ क्या प्लूरल नाउन है, प्रयत्न, कोशिश, ये सब क्या है, प्लूरल नाउन है, इनके रूप में पेन्स का प्रयोग किया जाता है। तब इसे सिंगुलर या प्लूरल दोनों तरह से हम यूज कर सकते हैं। जैसे कि ग्रेट पेन्स हैव बीन टेकन। तो ग्रेट पेन्स एक प्लूरल सब्जेक्ट के बारे में दर्शाता है, प्लूरल सब्जेक्ट के बारे में बताता है, इसलिए यहाँ पर हैव बीन यानी कि प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया गया है। मच पेन्स हैज बीन टेकन। तो मच पेन्स क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट के बारे में बताता है, इसलिए यहाँ पर सिंगुलर वर्ब हैज बीन का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट है रूल नंबर 77, इसमें एक फॉर्मेट दिया गया है, ध्यान से समझिए। वन ऑफ के बाद पोसेसिव एडजेक्टिव को जोड़ा गया है, उसके बाद फिर प्लूरल काउंटेबल नाउन को जोड़ा गया है, उसके बाद रिलेटिव प्रोनाउन का यूज किया गया है। तो यहाँ पर एक ये फॉर्मेट बताया गया है जिसमें ये बताया गया है कि वन ऑफ के बाद पोसेसिव एडजेक्टिव को जोड़ा गया है, उसके बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन को जोड़ा गया है, फिर रिलेटिव प्रोनाउन को जोड़ा गया है, और उसके बाद जो है डेट का यूज किया जाता है। और डेट यहाँ पर क्या बताता है, रिलेटिव प्रोनाउन के लिए किसका यूज किया गया, द ओनली का। तो डेट जो है द ओनली से रिलेटेड है, उससे संबंधित है। तो डेट यहाँ पर किसका कार्य करता है, एंटीसीडेंट्स का, यानी कि पहले जो हमने शब्द यूज किया गया है दोबारा उस शब्द का यूज ना करके डेट का यूज किया जाता है, तो इसको एंटीसीडेंट्स बोला जाता है। तो इसको हम सिंगुलर मानते हैं, इसलिए इसमें सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। ये थोड़ा टिपिकल हो सकता है, लेकिन एग्जाम्पल समझते हैं। दिस इज द ओनली वन ऑफ हिज नॉवेल्स दैट इज वर्थ रीडिंग। तो वन ऑफ हिज नॉवेल्स ये हमें फॉर्मेट के बारे में बताती है, जो हमने ऊपर फॉर्मेट को रीड आउट किया है। उसके बाद हमने डेट का यूज किया है, जो कि द ओनली के लिए यूज किया है। तो यहाँ पर इज यानी कि सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो डेट का यूज यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में किया जाता है, जो कि एंटीसीडेंट्स का कार्य करता है। रूल नंबर 78, जिसमें एक फॉर्मेट बताया गया है, ए वैरायटी ऑफ प्लस प्लूरल काउंटेबल नाउन।
तो इस तरह का फॉर्मेट आपको सेंटेंस के अंदर दिखाई देता है। और तो इस तरह का फॉर्मेट को हम सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में यूज करते हैं, तो हम उसमें प्लूरल नाउन के अनुसार, क्योंकि प्लूरल काउंटेबल नाउन है, उसके अनुसार हम प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। तो नेक्स्ट है रूल नंबर 79। इसमें भी एक फॉर्मेट बताया गया है, ध्यान से समझिए। द वैरायटी ऑफ, उसके बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन को जोड़ा जाता है। अब यहाँ पर समझिए, ऊपर हमने पढ़ा था फॉर्मेट जो था वो था ए वैरायटी ऑफ, उसके साथ प्लूरल काउंटेबल नाउन को जोड़ा गया था, इसलिए प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया गया था। लेकिन यहाँ पर द आर्टिकल, तो यहाँ पर आर्टिकल यूज किया गया है द, एक ही जगह द का यूज किया गया है, क्योंकि एक डेफिनेट आर्टिकल है, इसलिए इसके साथ हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। द वैरायटी ऑफ द आइटम्स, तो ये ऊपर का फॉर्मेट बताता है। एट द डिनर वाज रेलिस्ड बाई ऑल। द वैरायटी ऑफ आइटम्स, ये आपका ऊपर फॉर्मेट बताता है, क्योंकि इसमें द का यूज किया गया है, इसलिए इसमें सिंगुलर वर्ब का यानी वाज का यूज किया गया है। अगर हम यहाँ पर यूज करते ए का, ए वैरायटी ऑफ आइटम्स एट द डिनर, तब हम यूज करते वर का। नेक्स्ट है रूल नंबर 80, जिसमें बताया गया कि कुछ ऐसे प्लेसेस जो देखने में प्लूरल लगते हैं लेकिन वे एक्चुअल में सिंगुलर होते हैं। इससे पहले भी हमने एक रूल पढ़ा था जिसमें हमने कंट्रीज के नाम पढ़े थे। कुछ कंट्री जो है जिनके बाद एस या ई एस जुड़ा होता है, लेकिन ग्रामर के हिसाब से वे लगते हैं प्लूरल, लेकिन एक्चुअल जो एक कंट्री होता है वो एक सिंगुलर होता है। उसी प्रकार से यहाँ पर बताया गया है कि कुछ ऐसे प्लेस होते हैं, ऐसे स्थान होते हैं, ऐसी जगह होती है जो कि प्लूरल, जो नाम से प्लूरल लगती है लेकिन वे एक्चुअल में सिंगुलर होते हैं, इसलिए वहाँ पर किसका यूज किया जाएगा? सिंगुलर वर्ब का। एग्जाम्पल्स देखिए, द हेब्राइड्स, एग्जाम्पल समझिए। द हेब्राइड्स लाइज टू द नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंग्लैंड। तो हेब्राइड्स क्या है? एक जगह का नाम है कि जो कि इंग्लैंड के नॉर्थ वेस्ट में पड़ती है। तो हेब्राइड्स क्या है कि एक प्लेस, एक जगह का नाम है, इसमें सिंगुलर वर्ब यानी लाइज का यूज किया गया है। रूल नंबर 81, जिसमें बताया गया है कि पॉलिटिक्स का प्रयोग जो है पॉलिटिकल एक्टिविटी के लिए किया जाता है। जब हम पॉलिटिक्स का यूज जो है पॉलिटिकल एक्टिविटी, राजनीति कार्यविधि के लिए करते हैं, राजनीति कार्यविधि के लिए करते हैं, तो हम उसको सिंगुलर मानते हैं, इसलिए सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो पॉलिटिक्स शब्द याद रखना है, वो हमें चेक करना है कि उसका यूज किस प्रकार से किया गया है। अगर उसका यूज पॉलिटिकल एक्टिविटी के रूप में किया गया है तो उसमें हम सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। द विलेजेस पॉलिटिक्स दीज डेज हैव बिकम वेरी डर्टी। तो विलेज पॉलिटिक्स एक एक्टिविटी है, लेकिन जब हम पॉलिटिक्स का यूज पॉलिटिकल व्यू के लिए, बिलीफ्स के लिए एक्टिविटी के रूप में करते हैं और उससे पहले द यानी कि पोसेसिव एडजेक्टिव को जोड़ देते हैं, तो उसको हम प्लूरल मानते हैं, तब हम किसका यूज करेंगे? प्लूरल वर्ब का। हिज पॉलिटिक्स, तो हिज पॉलिटिक्स क्या है? पोसेसिव एडजेक्टिव है, तो उसको प्लूरल सब्जेक्ट माना जाता है, इसलिए यहाँ पर प्लूरल वर्ब का यूज किया गया है। रूल नंबर 82, जो कि लास्ट रूल है, जिसमें बताया गया है यदि किसी सेंटेंस के अंदर लोट्स का यूज किया जाता है, लोट्स शब्द का यूज किया जाता है और उसके बाद इनफिनिटिव को जोड़ दिया जाता है। इनफिनिटिव का फॉर्मेट होता है टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इस तरह से यूज किया जाता है तो उसको सिंगुलर माना जाता है। एग्जाम्पल देखिए, देयर इज ए लोट्स टू से। तो लोट्स के बाद इन्फिनिटिव यानी टू से का यूज किया गया है, इसलिए इसमें किसका यूज करेंगे? वर्ब के सिंगुलर फॉर्म का। वैसे ही थर्ड एग्जाम्पल है, देयर इज ए स्टिल लोट्स टू डू। तो टू डू क्या है? इन्फिनिटिव है, तो इसमें हम सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। तो दोस्तों, ये थी आज की लास्ट वीडियो सिंटैक्स के रूल्स को लेके। सिंटैक्स में कुल मिलाकर 82 रूल्स हैं, जिनको हमने आज की वीडियो के साथ कवर कर लिया है। अगर आपको किसी भी तरह का डाउट है, आप कोई क्वेश्चन करना चाहते हो, तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम शुरुआत करेंगे आर्टिकल्स की। तो नेक्स्ट चैप्टर जो हमारा रहेगा आर्टिकल्स रहेगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी? अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें और मेरा चैनल जीके एजुकार्ड को सब्सक्राइब कर ले। तो थैंक यू दोस्तों। तो खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, अच्छे से पढ़ाई करिए। मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक सभी को। थैंक यू। जय हिंद।